आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और ये आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज है। यहाँ हम उन तमाम साइंटिफिक कहानियों की, रिसर्च की और बेहतरीन रिपोर्ट्स की बात करते हैं जिसे आपका जानना जरूरी है। आज सबसे पहले दिल्ली में कोरोना को लेकर और कोरोना वैक्सीन पर क्या बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ये आपको सुनवाएंगे। फिर बताएंगे कि लैब में कौन सी एंटीबॉडी बनाई गई जो कोरोना को मारेगी। साथ ही बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर क्या सुनवाई हुई। और आखिर में रोज की तरह मुलाकात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले जानिए देश दुनिया से जुड़ी कोरोना अपडेट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 10 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में 77% नए मामले सामने आए हैं और 76% नई मौतें हुई हैं और दिल्ली इसमें सबसे ऊपर है। फरीदाबाद, नोएडा के बाद अब गुरुग्राम में भी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रविवार को कैंप लगाकर गुरुग्राम में 10,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। उधर मेरठ में भी कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और बॉर्डर पर दिल्ली से आने वालों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ के बॉर्डर पर भी हरियाणा और नोएडा से आने वालों की कोरोना जांच की जा रही है। मुंबई में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा फिर से 1,000 के ऊपर पहुंच गया, जबकि नवंबर की शुरुआत में यह आंकड़ा 1,000 से नीचे पहुंच गया था। लिहाजा दिल्ली मुंबई ट्रेन और विमान सेवा पर रोक लगाने की तैयारी है। आज इस पर फैसला लिया जा सकता है। गुजरात में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान शादी या किसी अन्य कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी अब सभी कार्यक्रमों को रात 9 बजे से पहले ही खत्म करना होगा। गुजरात में ये नाइट कर्फ्यू अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में होगा। दक्षिण अफ्रीका मूल के महात्मा गांधी के परपोते सतीश धुपेलिया का कोरोना वायरस संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया है। अमेरिका में 11 दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। उधर ब्रिटेन, जर्मनी में भी दिसंबर से औपचारिक तौर पर टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रोहिणी जोन ने 30 नवंबर तक जनता मार्केट को सील कर दिया है। यहां भारी भीड़ देखने को मिली थी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया और बगैर फेस मास्क भी दिखे। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना के मुकाबले सस्ती होगी। इसे बनाने वाले रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के एक प्रवक्ता के हवाले से तास न्यूज एजेंसी ने बताया है कि वैक्सीन की कीमत अगले हफ्ते सार्वजनिक की जाएगी। आज कोरोना पर बहुत अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने बताया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन 60% इफेक्टिव है। अब देश की इस वैक्सीन की ओर बड़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा था। जहां एक तरफ फाइजर और मॉडर्ना 90% से ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई है, वहीं हमारे देश में ये 60% इफेक्टिव है। भारत में कोरोना वैक्सीन से लेकर दिल्ली में कोरोना के कहर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने विस्तार में बातचीत की है। आइए वो आपको सुनवाते हैं। सर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश भर में, राजधानी में, कई शहरों में, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली में, कुछ जगहों पर, अन्य राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। आप डॉक्टर भी हैं, जब आप नब्ज पर हाथ रखते हैं, क्या समझ कर आ रहा है? ये किस वजह से अचानक ये हुआ है और ये इजाफा कहाँ जाता हुआ आपको दिख रहा है? एक डॉक्टर के तौर पर पहले आप बताएं और फिर स्वास्थ्य मंत्री। जो कोविड के खिलाफ जंग है, इसका ये 11वां महीना है मेरे लिए। 8 जनवरी को पहली मीटिंग की थी, तब से शुरुआत से लेकर आज तक सारा देश उसको कोविड से कैसे लड़ना, चाहे वो जनता हो, उसको भी पर्याप्त मात्रा में शिक्षित किया गया है और सरकारों को भी शिक्षित किया गया है। और जो 10 महीने से लगातार जहां जहां जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको सख्ती से, गंभीरता से
मॉनिटरिंग करते हुए फॉलो किया जा रहा है। वहां पे हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है भयंकर से भयंकर होने के बावजूद भी जो है वो बेहतर हुई है। उसी का परिणाम ये है कि आज अगर देश में लगभग 90 लाख केसेस हुए हैं, उसमें से 85 लाख केसेस ठीक होकर घर में जा चुके हैं। अब जो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत का है, सबसे कम फैटालिटी रेट जो है वो भारत का है। और पिछले समय में, पिछले 2-3 महीने में आपने देखा कि जो एक्टिव केसेस की भी संख्या जो लगभग 10 लाख तक चली गई थी, वो अब 4 लाख के आसपास, 4-4.25 लाख इस तरीके से। लेकिन कुछ स्थान, जैसा आपने कहा, उसमें कुछ शहर आप कह सकते हो, वो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं, क्योंकि अभी पिछले समय में वहां पर केसेस बढ़े हैं। और वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोरवॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है, विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है, विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। तो जहां जहां, और फिर जो एक बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कि भाई पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग करना है, पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ट्रैकिंग, कांटेक्ट ट्रेसिंग, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला केस जो आया था 30 जनवरी को, 162 कॉन्टैक्ट्स हमने ट्रेस किए थे उस केस के। और किसी भी समय पे लाखों लोग हमारे कम्युनिटी सर्वेलेंस के अंदर जो है देश के अंदर रहे हैं। हमारे भारत सरकार ने जहां पर भी समस्या जरा भी दिखी, तुरंत हमारी सेंट्रल टीम्स जाती हैं। आज भी जहां जहां तकलीफ ज्यादा हमें बढ़ती हुई दिख रही है, वहां हमारी सेंट्रल टीम्स ऑलरेडी जा चुकी हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, जिनको कि 10 महीने में देश ने समझा है, सीखा है, उसको सरकारें भी फॉलो कराते हुए ठीक से मॉनिटर कर लें। अगर या शहर के अंदर मान लीजिए किसी जगह पर है तो वहां के जो भी ऑफिसर्स हैं वो ठीक से मॉनिटर कर लें, और जनता जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति जो है पूरी तरह से सजग रहे, तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति जो है इसका निर्माण नहीं होगा, इसको भी हम काबू कर पहले लेंगे। पेशेंट में आपने कहा 162 लोगों को आपने ट्रेस किया था, उसके बाद से क्या जो शुरू में एक डर था, बहुत ज्यादा फुर्ती थी इसको टैकल करने में, वो लापरवाही में बदल गई? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बहुत फटकार लगाई है। 5T की आपने बात की थी, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग टीम, ये सब करेंगे। कहां पर चूक, कहां पर हुई सर, इसकी वजह से? अगर आप स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 2 बार भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। पहले भी गृह मंत्री जी ने इंटरवीन किया, हमने साथ में मिलकर सारे दिल्ली के एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों के साथ मॉनिटर किया, सारे सजेशंस दिए, सारे इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए उनको हेल्प किया, और उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा कि चीजें फिर से कंट्रोल में आ गई। अब दोबारा से जब हमने देखा कि स्थिति जो है खराब हुई है, तो फिर से हम लोगों ने इंटरवीन किया है। और हमें लगता है कि जैसे टेस्ट वगैरह थे, टेस्ट की संख्या जो है वो जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, उसमें भी जो RT-PCR का टेस्ट ज्यादा होना चाहिए, जो एंटीजन का टेस्ट है वो अगर नेगेटिव आता है तो ये बहुत जरूरी होता है कि अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन्स वगैरह के बारे में है। और जो समाज में, जो सोशल गैदरिंग्स में, विशेषकर बाजारों में जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोगों के द्वारा अपनाया जाना है, उसके संदर्भ में जो देखिए सरकार की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली की मैं बात करूं तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना लोगों का, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, उनके इनएप्रोप्रिएट या कैजुअल या लापरवाही जैसे या कुछ, हमें तो कुछ हो नहीं सकता, इस वाले एटीट्यूड के कारण जो है मेजॉरिटी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को उसका प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अभी हमने दोबारा से मीटिंग करके, अभी देखिए RT-PCR की जो कैपेसिटी थी हमने डबल कर दी, टेस्ट जो है वो डबल करने के लिए जो है कहा गया, और जो अभी मोबाइल जो टेस्टिंग लैब्स भी आज लॉन्च कर रहे हैं, स्वयं गृह मंत्री जी उसको लॉन्च करने वाले हैं। यानी जो कुछ हम मैक्सिमम कर सकते थे, अभी दिल्ली में 14 लाख जो है घरों के अंदर जाकर जो है उसका सर्वे करने की जो है सारी प्लानिंग करके उसको शुरू कराया है। 6-6.5 लाख ऑलरेडी उसके अंदर हो चुके हैं, और लगभग 8,900 से ज्यादा टीम्स जो हैं वो ये अलग अलग तरीके पे काम कर रही हैं। इसको
दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, भारत सरकार के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं, एनसीडीसी हमारा जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है वो भी मॉनिटर कर रहा है। इसलिए जो सबसे बेसिक चीज़ थी, फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ यानी कोई पॉजिटिव है उसका कॉन्टैक्ट को ट्रेस भी करना, ट्रेस करके उसको क्वारंटाइन फैसिलिटी में आइसोलेट करना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा की है, महत्वपूर्ण है। जिन्होंने किया तो उन्होंने बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर लिया। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जब बहुत तकलीफ थी, बहुत महीनों तक हमें टेंशन बनी हुई थी। साउथ के अंदर ज्यादातर स्टेट्स में बहुत जगहों पे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन काफी तो दिल्ली में ट्रेसिंग में कमी आई जिसकी वजह से आपको लग रहा है? हमें देखिए एक फैक्टर को एट्रीब्यूट करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन सारी चीजों को मिलाकर जो है देखिए, जैसे टेस्ट वगैरह उसके संख्या को बढ़ने की बजाय वो अगर कम हो रही है जैसा अभी मैंने बताया, या अगर टेस्ट भी जो है किस व्यक्ति का करना, कहाँ पर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैंडम कहीं पर भी टेस्ट करते हैं, लेकिन यू हैव टू रियली सर्च फॉर द एप्रोप्रिएट पर्सन। उसका एप्रोप्रिएट स्थान पे टेस्ट होना, टेस्टिंग के बाद उसका तुरंत कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, जिनका एक्सपोजर लेवल ये नहीं कि 4 दिन 6 दिन के अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं, या सुपर स्प्रेडर जो इवेंट्स होते हैं, या जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर संभावना होती है कि स्प्रेड हो सकता है, उन जगहों पर जाकर टेस्टिंग करना, उनको लोगों को जो तुरंत पॉजिटिव आने पर उनको कॉन्टैक्ट्स को उनके ट्रेस करना, इसको लोगों ने, हमें लगता है कि समय के साथ इसको थोड़ा सा इसमें जो ढील दी गई है। और फिर पहले से कहा गया था कि भाई अभी फेस्टिवल्स के दौरान और ज़्यादा सावधानी रखनी है, सर्दी में जो है ये रेस्पिरेटरी वायरस है ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। फिर दिल्ली की तो विशेष ये परिस्थिति है कि यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता है, इसके लिए फोरवॉर्न कर दिया गया था सबको। मैंने तो अपने संडे संवाद में और भी कई कार्यक्रमों में जहां भी मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने सब जगह कहा कि थोड़ा सा आने वाले महीनों में ये सब हमें चीज़ों पे सारे देश को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिसने जहां जहां ध्यान दिया है, तो आप देख रहे हैं कि आखिर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो समस्या है वो कम हो गई है। वो हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन का कारण बने हुए थे, लेकिन वहाँ हमारे कोविड के केसेस जो है उनकी संख्या में निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट कमी आ रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार पूरी तरह से सजग है। हम सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हर लेवल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। हमारे अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल तक सब चीफ सेक्रेटरी से टच में हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार हर चीज़ को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो फिर से चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं, खासकर जो ज़्यादा प्रभावित जो अभी इस समय स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी करें, मुख्यमंत्रियों के साथ करें। वो तो कितनी लगभग आधा दर्जन से 1 दर्जन तो बैठ के देखिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ स्वयं की ही है अभी तक। तो ये थे हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार बात करेंगे कोरोना को मारने वाली एक ऐसी एंटीबॉडी की जो हमारे शरीर में नहीं बनेगी। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं और मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। कोरोना से लड़ने में एक तो मास्क है, दूसरी वैक्सीन है जो अब तक तो नहीं आई है, लेकिन वैक्सीन के जल्द आने की उम्मीद है। वहीं कई दूसरी बीमारियों की दवा भी कोरोना से लड़ने में मदद करेगी। ऐसी कई रिपोर्ट्स पर हमने बातचीत की है और आपको भी कोरोना कवरेज के पुराने एपिसोड्स में सुनवाया है। एक और है जो कोरोना से लड़ती रहती है, वो है हमारे शरीर के अंदर बनने वाली एंटीबॉडीज। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो ही एंटीबॉडी जो कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होती है, वो अगर किसी लैब में बनाई जाए तो
चलिए फिर हमारी सहयोगी साक्षी से जानते हैं क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है, अगर है तो उसमें क्या कुछ जानकारियां हैं। जी साक्षी बताइए। प्रतीक, हम सबको लगता है कि कोरोना वायरस की जो ये बीमारी है, ये जो वायरस है, ये बहुत ही अलग और नया है। मगर ऐसा है कि भले ही वायरस नया है, लेकिन नेचर ने इसे पहचानने का जो औजार है यानी एंटीबॉडी, वो बहुत पहले ही दे दिया था हमें। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसकी एंटीबॉडी की खोज कर ली है, अपनी लैब में इसे तैयार कर लिया है। इस टीम ने एक मॉलिक्यूल से कोरोना वायरस को बेअसर करने वाला एंटीबॉडी, जिसका नाम मिनी बाइंडर है, उसे बनाया है। और इसे प्रैक्टिकली अप्रूव करने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहे और उसी के जैसा एक और जानवर होता है जिसे हैमस्टर कहा जाता है, उस पर इसे इस्तेमाल किया। इन दोनों जानवरों की नाक में इस एंटीबॉडी मिनी बाइंडर को डाला गया तो ये जो चूहे हैं और हैमस्टर वो बिल्कुल बीमार नहीं पड़े। हालांकि ये जो चूहे थे वो कोरोना वायरस के आसपास और उसके संक्रमण में होते हुए भी उन्हें इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि इंसानों पर ये किस तरह से असर करेगा इसका अभी कहा नहीं जा सकता। प्रतीक, एक बात और बता दूं आपको कि ये तो हो गई वायरस से बचाने वाली एंटीबॉडी की बात, मगर साइंटिस्ट्स ने वायरस मारने वाले एंटीबॉडी भी तैयार किए हैं। इसकी ये खासियत है कि इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को सुखाकर फ्रीजर में रखने के बाद इसे कहीं भी भेजा जा सकता है। वैसे इस प्रोजेक्ट की एक रिसर्चर हैं लॉरेन कॉटर, उनका कहना है कि इस प्रोडक्ट को बाजार में लाने में फिलहाल अभी समय लग सकता है, क्योंकि ये अपनी इनिशियल स्टेज पर काम कर रहा है, तो इसे अभी वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मिनी बाइंडर एंटीबॉडी को नेजल स्प्रे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्चर्स इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी प्रभावी और संक्रमण को रोकने का हथियार बताते हैं। वो लोग इसे एक वैक्सीन की तरह भी देख रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट है प्रतीक। शुक्रिया साक्षी हमें ये जानकारी देने के लिए। अब दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर बात करते हैं। तो कई बार हाईकोर्ट दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर टिप्पणी कर चुका है और केंद्र सरकार भी 2 बार दिल्ली राज्य में हस्तक्षेप कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी आज दिल्ली में कोरोना को लेकर सुनवाई हुई है। हमारी सहयोगी खुशबू ने संजय शर्मा से बात की, जो आज तक रेडियो के लिए सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। आइए सुनते हैं। तो सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकारों से, उसमें इन्हें क्या क्या अपडेट्स देने हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला था, जनहित याचिका थी, जिसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे कि कोविड मरीजों की सेवा शुश्रूषा, उनके चिकित्सा और उनके चिकित्सा में समरूपता को लेकर एक गाइडलाइन जारी की जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि कुछ राज्यों में स्थिति बहुत ही भयावह है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, असम है। इन सारे राज्यों में स्थिति बहुत भयावह है। अगर सख्त कदम और फौरन कदम नहीं उठाए गए तो दिसंबर में स्थिति और भयावह हो सकती है, क्योंकि आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। इसके बाद कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को ये कहा कि वो अपने अपने यहाँ कोविड को लेकर किए गए प्रबंधन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें ये तमाम डिटेल्स बताएं कि आखिर कितनी जांचें रोजाना हो रही हैं और कितने ऑन एंड एवरेज यानी औसतन कितने मरीज रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, और उनके प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी कितनी है, सरकारी क्षेत्र की भागीदारी कितनी है। तमाम तफसील उन राज्य सरकारों को देनी होगी। अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है। दिल्ली सरकार के वकील ने इस मामले में कोर्ट को ये साफ कहा कि हमने बहुत सारे उपाय किए हैं, सारे प्रोटोकॉल का पालन किया है, और हमने आइसोलेशन के लिए सेंटर बनाए हैं और क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। कोर्ट ने कहा ये तमाम जानकारी जो आप जबानी बता रहे हैं, इसे लिखित में दीजिए। हमें सारे एफिडेविट लिखित में हलफनामे चाहिए, ताकि हम उसको स्टडी कर सकें और तो फर्दर आगे क्या किया जाना चाहिए, इसके हम दिशा निर्देश तय कर सकें। सर, जो दिल्ली में एक और जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था वो अस्पतालों की स्थिति के ऊपर था, आईसीयू बेड्स और ये सब। अभी जो होम मिनिस्टर से जो बातचीत हुई थी, उसके बाद अभी अस्पताल की क्या स्थिति है दिल्ली में? अस्पतालों की स्थिति को लेकर तो अभी इस महीने के आखिर तक चीजें साफ होंगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो बिस्तर मुहैया कराने की बात की गई है, इसमें ये कहा गया, तो वो महीने के आखिर तक सारे बिस्तर मुझे उम्मीद है कि कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व हो जाएंगे और उनको अलॉट कर दिए जाएंगे।
अभी तो स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में तो बिस्तर को लेकर बहुत मारामारी थी। मेरे खुद के एक जान पहचान के शख्स हैं जो लगभग पूरे 24 घंटे उन्होंने अस्पताल के बाहर ही बेड पर गुजारे और उसके बाद उनको एक बेड मिल पाया। तो स्थिति तो अभी भयावह है और जिस तरह से मौतों का आंकड़ा पिछले हफ्ते 131 तक पहुंच गया था, उसके बाद किसी दिन 127 है, अब जैसे पिछले 24 घंटों में 121 लोगों की मौत हुई है कोविड की वजह से। तो ऐसे में श्मशान और कब्रिस्तानों में मुश्किल हालात तो हैं, लेकिन कोर्ट ने भी ये साफ कहा कि अगर फौरन और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो दिसंबर में हालात और खराब होंगे। और ऐसी ही बातें चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी कही हैं। तो यानी सरकारों पे तो प्रेशर है, लेकिन जनता को ज्यादा इस मामले में सतर्क और जागरूक होना है, क्योंकि मैं अभी जिस सड़क पे चल रहा हूँ उसमें भी इक्का दुक्का लोग बिना मास्क के दिख जाते हैं। हालांकि लोगों को ही इसमें ज्यादा सुरक्षा रखनी है। लॉकडाउन तो जब सरकार करे ना करे, लेकिन लोगों को अपने मुंह का लॉकडाउन करना चाहिए और इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना चाहिए। पांव का लॉकडाउन होना चाहिए, यानी बिना जरूरत के इधर उधर घूमने से बचना चाहिए या शादी समारोह या बाकी ऐसे समारोह में शामिल होने से बचना चाहिए। तो ये लोगों के ऊपर है कि वो इसमें कितनी अपने ऊपर कितनी आत्म संयम और सख्ती बरत पाते हैं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि सरकार क्या कर रही है इसे देखने को। हाँ, तो सर इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, गुजरात और असम से भी ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, तो अभी फिलहाल दिल्ली के मुकाबले जो है अभी इन तीनों राज्यों में किस तरह का मतलब जो आंकड़े आ रहे हैं मौत के और जो लोग संक्रमित जितने पाए जा रहे हैं उनमें कितना मतलब दिल्ली से कितना कंपैरेटिव स्थिति भयावह है। हमें शुक्रवार तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर ये राज्य सरकारें अपने हलफनामे में क्या आंकड़े दे रही हैं और प्रबंधन के इंतजाम के लिए वो क्या जानकारियां दे रही हैं। ये शुक्रवार को जब अगली सुनवाई होगी उस समय राज्य सरकारें अपना हलफनामा पेश करेंगी और वो बताएंगे स्टेटस रिपोर्ट कि उनकी यहाँ स्थिति कैसी है। फिलहाल महाराष्ट्र में भी हालात बेकाबू हैं और जहाँ की चर्चा नहीं हो रही है, पश्चिम बंगाल है और बाकी दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो अब सारे राज्य सरकारें जब अपना हलफनामा देंगी तो बहुत सारी चीजें साफ होंगी। वैसी भी चीजें जो अब तक उन्होंने छुपा कर रखी हैं, वैसी भी चीजें जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए। और अब वक्त है कोरोना सर्वाइवर से मुलाकात का। कोरोना सर्वाइवर से हम आपके लिए इसलिए बातचीत करते हैं ताकि सर्वाइवर को सुनकर आपको भी कोरोना से लड़ने में हिम्मत मिले और आपके मन में बसे वो सारे भ्रम दूर हो जाए जो कोरोना से लड़ने में आपके सामने बाधा बनते हैं। तो आज के हमारे कोरोना सर्वाइवर हैं उमाकांत पांडे, जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने कोरोना से जीती जंग के बारे में हमसे बातचीत की है। हमारी सहयोगी प्रगति ने इनसे बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले कांग्रेट्स कि आप कोरोना नेगेटिव हो गए। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि कोरोना का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जी मैम, कोरोना का एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा, लेकिन बस जब मैं 11 को मैंने कराया था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। थोड़ी फीवर भी आ रहा था 1-2 दिन। घर वाले भी काफ़ी डर गए थे। फिर सब लोग फिर डॉक्टर की टीम आई, RTR टीम, फिर आइसोलेशन में रखा गया हमें 14-15 दिन। उसके बाद फिर अब ठीक है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी डर लग रहा था। दवाइयों को लेकर क्या क्या चीजें थी? दवाइयाँ भाई पहले दिन जब चेकअप कराए थे तो उस दिन आइवरमेक्टिन मिला था, 2 गोली खाना खाने के बाद खाना था। उसके बाद RTR टीम आई थी घर पे, पूरा सैनिटाइजेशन वगैरह हुआ था सबका। कोविड जो मेरे मतलब टच में थे उनका पूरा टेस्ट हुआ, सबका नेगेटिव आया था मोस्टली। तो फिर दवाई वाई सब दिए गए थे, काढ़ा वढ़ा सब कुछ बताए थे कैसे क्या करना है 14 दिन तक सब कुछ। कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोरोना को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, आइसोलेशन टाइम में तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। 14 दिन अच्छे से खाना पीना नहीं खा पा रहा था, लेकिन बस यही सब दिक्कतें थी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। माइल्ड था लेकिन दिक्कत थी मैम। अब ठीक होने के बाद कैसा, कोई कमी बॉडी में या कोई कमजोरी जैसा महसूस होता है आपको? हाँ, थोड़ी सी कमजोरी हो गई है, प्लेटलेट वगैरह थोड़ा कम हो गया है। उसके लिए अच्छे से खा पी रहे हैं और अभी तो घर पे ही हैं कुछ 2-4 दिन आराम से अकेले में।
एकांतवास में रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत पांडे जी, आपको आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से बधाई। तो आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। और देखिए, कोरोना वैक्सीन के जल्द आने की बात तो हो रही है, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में अब केसेस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या कहीं 20,000 है, कहीं उससे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 11,000 से ज़्यादा है, गुजरात में भी है। तो ये समस्या आ रही है। इसके अलावा कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लग रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। इसलिए आप नियमों का पालन सख्ती से कीजिए, क्योंकि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।